हाय गाइस, वेलकम टू कूल अकेडमी। पिछली क्लास में हम लोग ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था स्क्यू लाइंस के बीच, और आज हम लोग निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इन स्पेस। राइट गाइस, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमारी लाइंस की इक्वेशंस दी हो तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन हमारी स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, कुछ हम लोग ने जो पिछले लेक्चर्स में देखा, डिटेल में देखा है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा था डायरेक्शन कोसाइन देखा था, फिर हम लोग ने डायरेक्शन रेशियोज का लेक्चर लिया था, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस देखी थी जो कि कुछ इस तरह होती है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था ये रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये हमारा वेक्टर फॉर्म देखा था, राइट। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था एंगल बिटवीन द लाइंस देखा था अपने पिछले लेक्चर्स में, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था स्क्यू लाइंस का उनके बीच, और फिर जो कि कुछ इस तरह था हमारा, और फिर हमने लास्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इन स्क्यू लाइंस। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है कुछ इस तरह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और जो कि इस तरह रहेंगी, लाइंस रहेंगी, लाइंस इन स्पेस, जिसे हमें पहचानना पड़ेगा कि ये स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पहचानेंगे सबसे पहले, बहुत ही आसान है, और लास्ट में हम लोग ने एक कंसेप्चुअल एग्जांपल लेना है इस टॉपिक पे बेस्ड। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं। आप देखो ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइंस हैं। कैसे? अब आप देखो यहाँ पे जो इक्वेशन लाइन दे रखी A1 B1 C1, और यहाँ भी दे रखी है A1 B1 C1, बस इसमें अंतर कितना है? एक फैक्टर का अंतर है। इसका मतलब अगर हमारी पैरेलल लाइंस हैं, जो दो लाइंस दी होंगी, तो उसका क्या होगा? उनके डायरेक्शन रेशियो, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें A1 बाई TA1 कैंसिल हुआ, 1 बाई टी बचा, B1 बाई TB1 इसका भी क्या बचा, कैंसिल के बाद 1 बाई टी बचा, और यहाँ देखें C1 बाई TC1, फिर C1 C1 कैंसिल, 1 बाई टी बचा। तो आप देखो डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियोज हैं करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या है? कांस्टेंट। अगर ऐसा रहता है तो हमारी लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी, राइट। न्यूमेरिक वैल्यू भी लेके आगे हम लोग देखेंगे, और ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे जानेंगे, राइट गाइस। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बनाते हैं। तो ये हमारी लाइन एक पॉइंट दे रखा है, उससे एक लाइन गई, फिर उसी तरह ये एक दूसरा पॉइंट है, उससे हमारी लाइन गई। ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं, तो कुछ इक्वेशन इसकी इस तरह हुई। एक को हम लोग ले लेते हैं, दैट इज एक को हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसे F लाइन ले लेते हैं, और इसे हम G लाइन ले लेते हैं। अब हम इसको मिलाते हैं, हम लोग A और B, इसको ये मिलाया। अब इनके बीच जो है हमारी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। हमारा टारगेट क्या है? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना, जो कि PQ है। अगर आपको याद है तो हम लोग ने किस तरह निकाला था वहां पे स्क्यू लाइंस के बीच, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है, तो परपेंडिकुलर ये साफ देखा, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर स्क्यू लाइंस होती हैं वो तो इंटरसेक्ट एक प्लेन में होंगी नहीं, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कैसे निकालोगे आप? वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस तरह विजुलाइज किया था वो किस तरह था स्क्यू लाइंस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्यू लाइंस का ब्रीफ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखना है, राइट। तो चलो पहले हम दोनों लाइन को देख लेते हैं, राइट। ये देखो, ये हमारी स्क्यू लाइन थी, देखो आप, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, देखो ये दोनों लाइन पे क्या है, देखो परपेंडिकुलर, राइट। और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगा था? हमने ये जो दोनों लाइन का जो डायरेक्शन था उसका हम लोग ने डायरेक्शन वेक्टर था, जो हम लोग लैम्डा टाइम्स लिखते हैं, या अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो होता है, जो नीचे आता है हमारा डिनोमिनेटर में ABC जो आता है, उसका फॉर्म का वेक्टर ले लेते हैं दोनों का। उनका हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट लेके यूनिट वेक्टर इस रेड लाइन के अलॉन्ग निकाला था, और इस AB का
हम लोग ने क्या ले लिया था, ये जो ए बी लाइन है इसका, ये इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाला था, और इसका हम लोग ए बी का इस पे हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट ले लिया था, जो कि प्रोजेक्शन होता है ना। यूनिट वेक्टर निकाल के हम ए बी का क्या ले लेते हैं, सिंपल डॉट प्रोडक्ट। तो वो इस ए बी का इस रेड लाइन पे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका प्रोजेक्शन आ जाता है, वही हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, राइट। तो ये हमारी स्क्यू लाइंस थी जो हम लोग ने आपने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा था, राइट। और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जहाँ पे हम लोग ने पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला था, और पी क्यू के थ्रू जो जाने वाली लाइन है उसका हमने इक्वेशन भी निकाला था, राइट गाइस। अब हम लोग चलो पैरेलल लाइंस देखते हैं। तो ये देखो हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं, देखो ये दो लाइन है और ये ए और बी दे रखा है, ये हमारी पैरेलल लाइंस जा रही हैं, देखो दे ऑल्सो नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन अब इनके बीच का मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट। अगर आप एक्सिस देखना चाहो तो मैं एक्सिस आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये एक्सिस है और ये दो हमारी लाइन है, एक ग्रीन कलर की है और एक ब्लू, आप ये देखो। और बाकी रेड कलर से जो ये लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस, ग्रीन कलर के जो लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस, और ब्लू कलर से जो लाइन है वो हमारी जेड एक्सिस होती है, जो कि हम लोग ने देख रखा है, राइट। ये रहा हमारा विजुअलाइजेशन, और इसी दोनों लाइन के बीच अब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। चलो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी क्वेश्चन में ये बताएगा तो नहीं कि ये स्क्यू लाइंस है कि पैरेलल लाइंस, ये आपको जज करना है। पैरेलल लाइंस का जज करने का तरीका भी हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया है, क्योंकि डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज, अगर दो लाइन के उनका रेशियोज जो सेम होगा तो वो दोनों लाइन हमारी पैरेलल्स होंगी, राइट। अगर नहीं रेशियो सेम हुआ, डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो, तो वो लाइन हमारी स्क्यू लाइंस कहलाएंगे, राइट गाइस। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी लाइन है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इस सीखेंगे, दो फॉर्मूला भी याद करेंगे, लेकिन हम जो अप्लाई करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो ए बी है हमारा, वहां पे स्क्यू लाइंस निकालते समय हम इस लाइन एफ और जी का हमारा जो डायरेक्शन रेशियोज था उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, क्योंकि मुझे इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए थी, ठीक है। उससे हम लोग ने यूनिट वेक्टर निकाल लिया था, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया, जो मॉड ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट वो यूनिट वेक्टर निकल गया। फिर पोजीशन वेक्टर ए और बी का हमें मालूम था, इसका हमने ए बी लाइन निकाल लिया, तो ए बी डॉट वो यूनिट वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से आया था, उन दोनों को डॉट लिया, तो वो हमारा क्या निकला था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पर यहाँ पे अगर आप इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, अगर लेंगे हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है। दो डायरेक्शन रेशियो आपके डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा, तो वो एक फैक्टर से एक रो जो है अलग रहेगी, ठीक है। इसके कारण दो रो सेम हो जाएगी, तो क्या होगा, वो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, राइट। इन दिस केस हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते हैं दोनों लाइन का। तो अब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का ये जो लाइन आ रही है उनका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हम यहाँ नहीं निकाल सकते, राइट। पी क्यू अगर हम वो कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि अब पी और क्यू दोनों लाइन पे तो परपेंडिकुलर है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते तो दोनों पे आ जाता, पर हम क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो बिकॉज इट इज पैरेलल है तो साइन थीटा हमारा जीरो हो जाएगा, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेथड तो लगेगा, बहुत नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल, अपने एक कॉन्सेप्ट से इसको निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम ये लाइन को हम मिला देते हैं तो ये एंगल, इनके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल थीटा होगा, यानी ये एंगल हम निकाल लें, और ये एंगल ए बी हमें वेक्टर मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोनों हमें ये पॉइंट दे रखे होंगे ना इक्वेशन में, ए और बी वहां भी दे रखे थे स्क्यू लाइंस में, यहाँ भी दे रखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे डायरेक्शंस दोनों के क्या होंगे, सेम, एफ और जी लाइंस के सेम होंगे। सेम कैसे होंगे, कि वो एक रेशियो से वो डिफर हो रहे होंगे, जैसे हम लोग ने अभी शुरू में देखा 1/t आया था, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के जो रेशियोज था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी लाइन तो यहाँ मिल ही जाएगी। अब रहता है कि इस ए बी लाइन का हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पी क्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, सपोज कर लो ये लग गया, ठीक है। तो ये एंगल
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ए, ये हम लोग ले लेते हैं ए डैश, राइट। हाँ, ये ए डैश हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ए बी, है ना, ए बी यानी मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल है, बस यही तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डैश क्या हो जाता है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। हमें ए बी साइन थीटा चाहिए, राइट। अब ए बी साइन थीटा चाहिए तो बहुत ही सिंपल, ए बी साइन थीटा हमारा कहाँ आ रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस ए बी का किसी भी डायरेक्शन रेशियो, चाहे लाइन हमारी ये हो चाहे वो दूसरी लाइन हो, ठीक है, हम किसी भी लाइन से इसका क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रायंगल से निकाल लिया सिंपल, और ये हम निकालेंगे न्यूमरिक, जब हमारा न्यूमरिक एग्जाम्पल होगा तो हम डायरेक्ट यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम दोनों मेथड को यूज करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, जरूर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। हम कोई भी डायरेक्शन रेशियो ले सकते हैं, चाहे लाइन एफ का चाहे लाइन जी का, राइट। तो हम ए बी के साथ लेते हैं, तो हम लिखते हैं ए बी क्रॉस, कोई भी ले लो आप लाइन, ये बी जो हमने लिया, ये लिया किसी भी लाइन, बी क्या है, बी किसी भी लाइन, यानी ये हो सकता है ये वाला पोर्शन या ये वाला, कोई भी आप ले सकते हो। अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख रहे हो तो ये आप ले सकते हो, टोटल बी मीन्स a1i प्लस b1j प्लस c1k, या आप ये वाला लाइन ले सकते हो, दैट इज b इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, राइट। ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और ये हो जाएगा हमारा, दैट इज ए बी, बी मैग्नीट्यूड ले लिया हमने बी का, दैट इज साइन थीटा, और एन कैप होता है, और एन कैप हमने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है जो कि हमने यूज किया था स्क्यू लाइंस में। लेकिन जब मॉड ले लेंगे तो मॉड लेने के बाद हम लिखेंगे दैट इज ए बी, बी क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसके पास लेते हैं और बी को अलग कर लेते हैं, और एन कैप यूनिट है वो 1 हो गया। तो यहां से आप देखो ए बी साइन थीटा हमारा आ गया, दैट इज, यही तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो हमने यहां देखा दैट इज ए बी साइन थीटा हो गया, दैट इज मॉड ऑफ क्रॉस ए बी क्रॉस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, राइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि पैरेलल लाइन के बीच का हो गया इन स्पेस। बहुत ही सिंपल था। आप यानी ए बी, जो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अगर हम देखें कि ए बी का आप एक वेक्टर निकाल लीजिए, और क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी लाइन के, चाहे लाइन एफ हो चाहे लाइन जी हो, उसके साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका मॉड लीजिए, और डिवाइडेड बाय जो आपने जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है उसी का जो डायरेक्शन रेशियोज लिया है आपने, उसी डायरेक्शन रेशियोज का जो वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर, उसी के मॉड से आपने ये डिवाइड किया। क्यों, जिसके साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये देखो बी के साथ जो भी लाइन ली, चाहे एफ ली हो या जी ली हो, उसी के मॉड से आपने डिवाइड किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, राइट गाइस। बहुत ही सिंपल था, और हमने इसको विजुलाइज भी कर रखा है, राइट। अभी हम लोगों ने 3D स्पेस में इस लाइन को देखा है, तो अब पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। अब चलो जल्दी से हम एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि हम स्क्यू लाइंस को कैसे पहचानेंगे, और तुम्हारा पैरेलल लाइंस को कैसे पहचानेंगे, और ये जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन होंगे तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। आप डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से भी हम लोग देख लेते हैं किस तरह वो जीरो होता है। चलो तो पहले न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं। ये देखो आप, ये दो लाइन है, सपोज करो ये वाली लाइन ऊपर दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। अब कहेगा ये दोनों लाइन के बीच आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, ये दोनों लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। अब आप सबसे पहले सोचेंगे एग्जाम में, जब क्योंकि वहां तो ये नहीं बता रखा है कि ये हमारी लाइन स्क्यू लाइन है कि पैरेलल लाइन है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज देखना पड़ेगा। आप देखो, आप यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखो आप, तो इसका 1 है, इसका एक्स वाला डायरेक्शन रेशियो देखो 1/1 आप लिखते चलो। मैंने लिख रहा 1/1 ये लिखा, फिर 2/4 लिखा, फिर लिखा -2/-4, और इसको सबको सॉल्व किया, देखो 1/1 1/2 है, नॉट 1, तो ये 1/2, ये भी 1/2, और ये भी, मतलब ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या हो गई,
पैरेलल लाइंस हो गई। अब यहाँ देखो, आप यहाँ लिखेंगे 1 बाई, अगर आप वेक्टर फॉर्म में भी देखो तो आई का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ का आई का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट। देखो वैसे आप देखो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिखा। यहाँ भी देखो वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो यहाँ आई का कोफिशिएंट, जो ये डायरेक्शन वेक्टर है ना लाइन का, ये वाला जो होता है हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो जाता है। देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का देखो लिखा 2, फिर लिखा यहाँ का 2 है, फिर ये देखो 4 आया, यहाँ -2 है, ये -4 आया, तो इनको देखो हमने लिखा तो सबका क्या आ रहा है, 1/2, यानी टी की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 है, जो कि हमने शुरू में देखा था पहचानने के लिए स्क्यू लाइंस, राइट। पर यहाँ आप देखो यहाँ क्या केस होगा, अगर हम इनके डायरेक्शन रेशियोज का देखो लेते हैं, रेशियो लेते हैं, दैट इज 1 बाई हम 3 करें, फिर इसको करें -2 और 2/-2। देखो ये बराबर नहीं, देखो ठीक है ये 1 हो गया, लेकिन ये क्या है 1/3 है, मीन्स ये लाइन हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है, ये स्क्यू लाइंस है, राइट। अब आप देखो, अगर हम आपको याद है स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस में कुछ हम लोग ने इस तरह निकाला था, आपको याद है x2 - x1 लिखा था, राइट। ऊपर वाला न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया था, y2 - y1 लिखा था, z2 - z1 ये आया था न्यूमरेटर में, और यहाँ पे हमने दोनों लाइन का a1 b1 c1 लिखा, और यहाँ a2 b2 c2 लिखा था, राइट। अगर यहाँ पे अगर हमारा ये a1 b1 और a2 b2 एक फैक्टर से अलग है, मान लिया यहाँ पे t ले लें, a2 की वैल्यू टी a1 हो गई, तो ये t कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो a1 हो जाएगा ना, ये b1 हो जाएगा, 2 रो, और ये c1 हो जाएगा, तो 2 रो सेम हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, उस समय जब अप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 0 आ रहा होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी स्क्यू लाइंस है, राइट। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से भी हम लोग देख लिया कि ये 0 आ जाता है अगर शॉर्टेज आपने एट रैंडम लगा दिया फॉर्मूला स्क्यू लाइंस का। तो जैसे ही आप स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, आप दोनों के लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज, अगर पैरेलल लाइन होगी तो a1 और a2 आप एक रो से एक फैक्टर रहेगा वो हमेशा कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों रोज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। और डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इन दैट केस जब आप शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट गाइज। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो मुझे पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट गाइज। तो चलो अब हम एक न्यूमरेटर लेके हमने ये समझ लिया कि हम किस तरह स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस को पहचानेंगे, और एक न्यूमरिक वैल्यू को भी लेके भी हम लोगों ने समझ लिया। अब जल्दी से हम एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं इन्हीं दोनों लाइन के बीच जो कि पैरेलल है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, राइट गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वो एग्जाम्पल। ये हम लोग ने ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है शॉर्टेज डिस्टेंस का, दैट इज ए बी क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे। बी हमारा कोई भी रह सकता है, डायरेक्शन जो है हमारा लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होती है कि वेक्टर जो होता है किसी भी लाइन का, बी को चाहे वो एफ का हो चाहे जी का हो, लेकिन ये जो हमारा डिनोमिनेटर में बी मॉड आ रहा है उसी का लेंगे जिससे साथ मॉड लेंगे जिसके साथ हमने ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। ये बात को हमने याद रखना है, राइट गाइस। तो चलो हमारा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है और हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे अपने सिंपल एक लेमैन मेथड से, राइट गाइस। तो चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्यों है ये देख गया, दैट इज 1 बाई, यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं, दैट इज यहाँ 1/1 लिखते हैं, ये 1/2 हो गया, और ये लिखें 2/4 हो गया, और ये हो गया -2/-4 हो गया। ये देखा सब किसके बराबर हो गया, रेशियोज हमारे बराबर हो गए, दैट इज इक्वल टू 1/2। हेंस ये दोनों लाइन जो है हमारी पैरेलल हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, और पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये हम पहले लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई। तो अब ये डी चाहिए मुझे, तो सिंपल था, ए बी हम लोग ने निकाल लिया, ए बी, और हम लोग ने यहाँ पे डिराइव कर रखा था ना, ये हमारा एंगल थीटा था, ये थीटा है। अगर आप फिगर जरूर बना लिया करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी आप पढ़ें, तो ये फिगर हमने बनाया, तो ये ए बी साइन थीटा हो गया, और ए बी साइन थीटा
ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, ए बी वेक्टर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ये ए बी क्या है, दैट इज अ वेक्टर। वेक्टर कहाँ से आया, जो पोजीशन वेक्टर्स आपके लाइन देखो, ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पे ये जो x माइनस ये z माइनस 0 ले लो, तो ये भी हमारी क्या है, ये हमारी पोजीशन वेक्टर है। और इन दोनों पोजीशंस को जो वेक्टर को हम ज्वाइन करते हैं, तो ए भी हमारा वेक्टर है, जो कि बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है हमारे वेक्टर का। तो ए भी हम निकाल सकते हैं, तो ए भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहे इस डायरेक्शन रेशियो से ले सकते हैं, यानी इससे ले सकते हैं या इससे लेंगे, लेकिन जिससे लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इसी का मॉड हम लेंगे, इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा बी, कोई भी वेक्टर हो सकता है डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, ये हम लोग को फॉर्मूला याद है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, यहाँ पे आराम से लिखते हैं, दैट इज आई जे के लिखा, और यहाँ पे हमने कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, हम स्मॉल न्यूमेरिक लेते हैं, दैट इज 1 2 माइनस 2 लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो, या ये यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 1 2 माइनस 2, ये डायरेक्शन रेशियो लिख लिया। अब ये पॉइंट ए बी लिखना है, तो सबसे पहले ए बी आप देखो क्या होगा, ए बी मैं नीचे लिख रहा हूँ एकदम बॉटम पे, ए बी हमें पहले निकालना चाहिए था। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोजीशन है यहाँ पे देखो 4 है, 4 माइनस 1 दैट विल बी 3i लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस 3, और यहाँ पे क्या है -1, तो ये हो जाएगा -4i j, और यहाँ पे j का टर्म क्या है, 0 है, तो 0 माइनस 2 दैट विल गिव 2k, राइट। ये हमारा ए बी आ गया, ये ध्यान देना है, दैट इज 3i -4 प्लस 2k, और ये हमारा वेक्टर आ गया ए बी। और इसके साथ अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, कौन सा लिया हमने, ये लिया। तो ये पॉइंट अगर हम लोग देखें, ए बी की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो ये क्या, ए बी के साथ क्रॉस निकालना है ना, तो ए बी की वैल्यू 3 -4 और 2 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 -4 और ये 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, राइट, ए बी क्रॉस बी आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू हम लोग जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आई, आप आई ने यह लिखा है, तो 8 -4 दैट विल गिव 4, ठीक है, और फिर माइनस जे, तो ये हो जाएगा हमारा -6 -2, -6 -2 दैट विल बी -8 प्लस के 6 माइनस ऑफ -4 दैट विल बी 10, राइट गाइस। तो ये हमारा जो वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी, जो हम लोगों ने ये निकाला है, ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, दैट इज 4i -8j प्लस 10k, राइट गाइस। ये हमारा आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। अब मॉड ऑफ बी, बी हमने क्या ले रखा है, ये ले रखा है ना बी, जो जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, जिससे 1 2 2, तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट, इसी का लेंगे जिससे हमने क्रॉस लिया है डायरेक्शन रेशियो से क्रॉस प्रोडक्ट, उसी का मॉड ले रहे हैं। तो 2 2 4 प्लस 1 हो गया 9 हो गया, इसका क्या हो गया 3। तो अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज मॉड ऑफ दिस, दैट इज मॉड ऑफ 4 -8 4i -8 j प्लस 10k, ये हमारा वो हुआ, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, जो कि हम लोग ने 3 निकाला, राइट। अब मॉड ऑफ दिस करेंगे, दिस विल गिव 16 प्लस 64 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3, और ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 180 डिवाइडेड बाई 3, और ऐसे सॉल्व करेंगे 9 अंदर ले जाएंगे, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 20, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 54, दैट इज 2√5। ये आंसर क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ गया इनके बीच, दैट इज 2√5, राइट गाइस। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो कि हमने फॉर्मूला से निकाला। फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोग ने ये चूज किया, ए बी निकाला जो नीचे है, जो कि पॉइंट यहाँ से ये हमारा पॉइंट देता है वेक्टर फॉर्म में, और ये ऊपर वाला जो होता है पॉजिटिव यानी निगेटिव है, -4 है, तो इसका जो पॉजिटिव टर्म होगा वो 4 हो गया।
4 हो गया, ये 4 यहाँ 1 हो गया, 4 माइनस 1 क्या दे दिया 3। इसी तरह हमने यहाँ पे -3 हो गया, -3 और -1 दैट विल गिव -4। उसी तरह यहाँ 0 माइनस ऑफ 2 दैट इज -0 और -2 दैट विल गिव 2 के। तो ये हमने ए बी निकाल लिया, और कोई भी हम लोग ने डायरेक्शन वेक्टर ले लिया उस लाइन का, हमने स्मॉल न्यूमेरिक लिया, इसके साथ ए बी निकालने के बाद इसके साथ हम लोगों ने क्या लिया, देखो यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ए बी क्रॉस बी किया, और इसकी वैल्यू हम लोग ने यहाँ निकाली, इसका मॉड निकाला इस वेक्टर का और डिवाइडेड किया, जिस डायरेक्शन रेशियोज के साथ हमने क्रॉस लिया था उसके मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड किया, और ये हमारा कैलकुलेशन किया, और ये हमारा आंसर आ गया। राइट गाइस, सो सिंपल। लेकिन अब हम एक लेमैन मेथड से निकालते हैं, देखिए उससे आंसर आता है कि नहीं। फॉर्मूला मुझे नहीं याद है लेकिन फिगर मुझे याद है, तो देखें कैसे हम निकालते हैं इसको क्वेश्चन। राइट गाइस, इसको मिटाते हैं और अब हम लेमैन की तरह निकालते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी तो है हमारा, ए बी हम लिख सकते हैं एक बार फिर से। ए बी तो पॉइंट पोजीशन वेक्टर है ना, हम पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। अब जैसे पॉइंट यहाँ लिखा ए का, ए ये ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा .4 -3 और ये हो गया 0, और बी का पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है 1, -1 -2, ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स लिख लिया। अब ये ए बी वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। ए बी वेक्टर क्या निकालेंगे, दैट इज 4 - 1 दैट इज 3i, फिर -3 - 1 दैट इज -4j, और 0 -2 और माइनस हो गया तो 2k हो गया। राइट, ए बी वेक्टर निकल गया। मॉड आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर 9 + 16 + 4 दैट विल गिव √29। राइट गाइस, ये मॉड हमने निकाल लिया, मतलब ए बी का हमने निकाल लिया। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए ना, ये एंगल चाहिए, सॉरी ये एंगल चाहिए थीटा, तो हमने डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा निकालते हैं कॉस डॉट प्रोडक्ट लेके। तो हम ए बी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर से लिख लेते हैं। सपोज को लो ये वाला लेते हैं, स्मॉल न्यूमेरिक वाला, ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर लिखते हैं, बी इज इक्वल टू लिखते हैं आई प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इस यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना, इस पे ध्यान देना आप ध्यान से ना, थोड़ा छोटा है लेकिन ध्यान देना। आई प्लस 2j प्लस क्या लिखें -2k लिखा, ये हमने डायरेक्शन। तो अब हमें एंगल चाहिए ना बी और ए बी के बीच, यानी ए बी और इस कोई भी लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो हमें पता है ना cos थीटा वाला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। cos थीटा इज डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, इनका डॉट प्रोडक्ट लो, ए बी डॉट बी करो तो हो जाएगा 3 -8 और -4, ये हो गया डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ इन दोनों का मॉड। बी का मॉड कितना आया था, इसका स्क्वायर करके करेंगे तो 3 आया था बी का मॉड, और इसका मॉड कितना आया 29। राइट, cos थीटा हमारा आ गया, कितना आया cos थीटा, दैट इज -9 डिवाइडेड बाई, है ना, 3√9 29। अब cos थीटा हमें पता है तो sin थीटा पता हो गया, कैसे, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किया, दैट विल गिव, that is 1 minus cos 81 divided by 3 into 29, सॉरी 9 into 29, और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 9 9s 81 8, हो गया 261 minus 81 divided by 9 into 29, और इसको हम लोग ने किया तो ये आ गया 261 minus 81 that is 180 divided by 3, आप बाहर ले लो √29। राइट, इसको आप वही निकालोगे ना, अंदर ले जाओगे, 3 को 9 हो जाएगा, √20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √29। राइट गाइस, ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब यानी साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो ए बी साइन थीटा ही तो था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली, cos थीटा तो हमने डॉट प्रोडक्ट से निकाले, तो साइन थीटा यहाँ निकल गया। तो ए बी की वैल्यू आपको पता है, दैट इज आपने मॉड निकाल रखा है √29, साइन थीटा आपने यहाँ से निकाल लिया, दैट इज √20 डिवाइडेड बाई 29, 29 कट गया, आ गया ना √20, दैट इज 2√5। राइट गाइस, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ने निकाल लिया, लेमैन की तरह, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ा। तो
ये था, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम फिगर बनाया करें। फिगर ज़रूर बनाएं, चाहे आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालना हो, तब भी आप 2 पॉइंट ज़रूर बनाएं, ये आपकी आदत बन जाती है। और जब आप फिगर आउट करते हैं क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट, खास तौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। राइट गाइस, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, दैट इज नेक्स्ट, जिसमें ये टॉपिक कंटेन कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली 11.2 है, उसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।